हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लास। कैसे हो आप सब? मुझे दोस्तों सब लोग बहुत अच्छे हो गए। आपकी तैयारी वगैरह भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग सीखते हैं कुछ बायोलॉजी के अच्छे कॉन्सेप्ट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई, यानी रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कब की गई थी? तो देखिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। रॉबर्ट हुक ने एक संयंत्र की खोज की, एक संयंत्र बनाया बढ़िया सा। रॉबर्ट हुक ने एक संयंत्र बनाया जिसको कहा उन्होंने माइक्रोस्कोप। एक अच्छे से माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया। माइक्रोस्कोप वो संयंत्र था जिसके द्वारा एक छोटी छोटी चीज़ों को बड़े रूप में देखा जा सकता था। तो इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कार्क को। अब एक कार्क क्या था? कार्क एक प्रकार की लकड़ी का टुकड़ा था। कौन से प्लांट का था? तो ये क्वेकस नामक प्लांट का था। क्वेकस प्लांट के कार्क को देखा और इस कार्क में इन्होंने कुछ संरचनाओं को ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने कार्क को माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको क्या दिखाई दिया? इनको कुछ ऐसे छोटे छोटे चैम्बर जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, यानी संरचनाएं दिखाई दी कुछ ऐसे। इन छोटे छोटे चैम्बर्स को इन्होंने नाम दिया सेलुला का। इन छोटे छोटे चैम्बर को इन्होंने नाम दिया किसका? सेलुला का। मीन्स इन्होंने इनको क्या कहा? इन्होंने इनको कहा सेल। एक्चुअल में ये चैम्बर क्या थे? एक्चुअल में ये चैम्बर जो है ना वो डेड सेल्स थे, यानी ये आपके लिविंग सेल्स तो नहीं थे, ये जीवित कोशिकाएं नहीं थी। असल में ये मृत कोशिकाएं थी। कैसी कोशिकाएं थी? ये डेड सेल्स थी। कैसी कोशिकाएं थी भैया? ये थी आपकी डेड सेल्स। तो डेड सेल्स थी तो इनको दिखाई क्या दिया था? तो देखिए जो डेड सेल्स थी ना, उनके अंदर का सारा मटेरियल तो चला गया था, लेकिन ये बाहर बाहर का ये जो सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर था, ऐसे ये जो ग्रीन कलर से हम बना रहे हैं, ये क्या है? इसकी कोशिका भित्ति है। सेल वॉल यानी कि इसकी है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति वाली स्ट्रक्चर इसकी रह गई थी। ठीक है, अंदर का सारा प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया, लेकिन क्या रह गया? बाहर बाहर का इसका सेल वॉल रह गया। बाकी सब तो खत्म हो गया, क्या रह गया? सेल वॉल रह गया। और इसी सेल वॉल को इन्होंने देखा था, और इस सेल वॉल वाली ये जो छोटे छोटे चैम्बर इन्होंने देखे थे ना, इन्हीं को इन्होंने क्या नाम दिया? सेलुला का। यही क्या थे? यही इनके हिसाब से सेल थे, और ये सेल एक्चुअल में क्या थे? डेड सेल्स थे। तो रॉबर्ट हुक ने जिन सेल की डिस्कवरी की थी ना, वो सेल क्या थे? असल में वो सेल आपके डेड सेल्स थे। क्या थे? डेड सेल्स थे। उसके बाद कुछ समय बाद ये जब माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ। अच्छा, रॉबर्ट हुक साहब ने ये सारा काम किया कब था? ये किया था इन्होंने भैया 1665 में। कब किया था? 1665 में। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा ना वो कब होगा? 1665। अच्छा, इसके माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ तो इसके लगभग 8-9 साल बाद एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। 8-9 साल बाद यानी कब आए? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में। कब भैया? 1674 में। किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया भैया? इन्होंने देखा था जीवित कोशिकाओं को। इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया किसको? जीवित कोशिकाओं को। ठीक है, ये जीवित कोशिकाओं को कहाँ ऑब्जर्व किया था? इन्होंने देखा था स्पर्मेटोजोआ को, यानी इन्होंने देखा था शुक्राणुओं को। इन्होंने और किसको देखा? इन्होंने देखा था बैक्टीरिया को। किसको देखा भैया? इन्होंने देखा बैक्टीरिया को। इन्होंने किसको देखा? बैक्टीरिया को देखा, शुक्राणुओं को देखा। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को इन्होंने देखा। इन्होंने क्या किया? बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को देखा। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने के कारण इन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को एक नाम से जाना जाता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है भैया? इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था। अच्छा, इनको एक ब्रांच का और फादर कहा जाता है, वो ब्रांच है प्रोटोजोलॉजी की। क्या है भैया? वो प्रोटोजोलॉजी। तो इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी। देखिए जो प्रोटोजोआ होते हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रोटोजोआ क्या है? एक कोश की यूकैरियोटिक संरचना वाले कोशिका वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं। जैसे अमीबा वगैरह है, तो उनकी भी इन्होंने क्या की थी? उनकी भी इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करी थी। इसी वजह से इनको फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का भी जनक किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल को कब देखा था? 1674 में। और
रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो कब देखी थी? 1665 में। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1665। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोशिका विभाजन होता है। अब पूछ रहा है वो कि कोशिका विभाजन कैसा होता है, समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है, कि दोनों होता है, कि कोई नहीं होता। तो आइए देख लेते हैं कोशिका विभाजन क्या है। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक कोशिका है, इस एक कोशिका का दो भागों में बढ़ जाना, दो भागों में बढ़ जाना या फिर दो से अधिक भागों में बढ़ जाना ही क्या है आपका? ये कोशिका विभाजन। यानी इस कोशिका का विभाजित हो जाना कई भागों में, ये क्या है आपका? कोशिका विभाजन है। क्या है भैया? ये कोशिका विभाजन है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है भैया। अब कोशिका विभाजन जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को आप कहते हो समसूत्री और एक को कहते हो भैया आप अर्धसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब सवाल यह है कि समसूत्री क्या होता है। अगर सम को तोड़ोगे ना, तो समसूत्री को तोड़ोगे तो इसमें आपको दो शब्द दिखाई देंगे। सम मतलब समान, सूत्र मतलब गुणसूत्र। अर्धसूत्री को तोड़ोगे तो इसमें दिखेगा आपको अर्ध मतलब आधा, सूत्र मतलब गुणसूत्र। यानी देखो समसूत्री विभाजन में क्या होगा, आपके पास मान लीजिए एक कोशिका है, ये एक कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, 46 है। मान लो ये मानव की एक कोशिका है, हमारी कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो इसमें भी कितनी है भैया? इसमें भी 46 है। अब इस 46 गुणसूत्रों वाली कोशिका में क्या हो रहा है? इस 46 गुणसूत्रों वाली कोशिका में क्या हो रहा है? एक विभाजन हो रहा है। और कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री। तो जिस कोशिका में विभाजन हो रहा है ना, इस कोशिका को नाम दिया हमने किसका? इसको नाम दिया भैया हमने जनक कोशिका का। ये क्या है हमारी? ये है हमारी जनक कोशिका। अच्छा, जनक कोशिका क्या कर रही है भैया? जनक कोशिका समसूत्री विभाजन कर रही है। समसूत्री विभाजन के बाद ये समान गुणसूत्रों वाली दो कोशिकाएं बनाएगी। कितनी बनाएगी भैया? समान गुणसूत्रों वाली दो कोशिकाएं बना रही है। और समान गुणसूत्रों वाली दो कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया ही क्या है? समसूत्री विभाजन है। तो ये एक जनक कोशिका है जो कोशिका विभाजन द्वारा समान गुणसूत्रों की मतलब इसमें 46 हैं तो इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी क्या है? 46 हैं। और ये जो नई बनी कोशिकाएं हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं भैया संतति कोशिका। क्या कहते हैं भैया? इनको कहते हैं संतति कोशिका। यानी कोशिका का ऐसा विभाजन जिसमें जनक कोशिका विभाजन द्वारा समान गुणसूत्रों की दो संतति कोशिकाएं बनाती है ना, उनको हमने क्या नाम दिया? समसूत्री विभाजन का। अब अर्धसूत्री क्या है? अर्धसूत्री क्या है भैया? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास एक जनक कोशिका है, ये मेरे पास क्या है? एक जनक कोशिका है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 46 है। तो अर्धसूत्री विभाजन भैया दो स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होगा भैया? ये होगा दो स्टेप में। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। जब फर्स्ट होगा ना, तो इसके गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। और फर्स्ट विभाजन के बाद क्या बनेंगी? दो सेल्स। ऐसे दो कोशिकाएं बनेंगी, ठीक, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 23 हो जाएगी। यानी ये क्या है हमारा? ये तो हमारा अर्धसूत्री है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है? आधी हो रही है। अब इन दोनों कोशिकाओं में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा। यानी इसमें भी क्या होगा? अर्धसूत्री सेकेंड होगा। और इसमें भी क्या होगा? अच्छा, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं ऐसे। इसमें भी क्या होगा? इसमें भैया अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन जब सेकंड होगा ना, तो इनसे भी दो कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। तो यानी ये भी 23 की होगी, ये भी 23 की होगी। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो इसमें भी समान गुणसूत्रों वाली दो कोशिकाएं बनेंगी। यानी ये भी 23 की होगी भैया, और ये भी कितने की होगी? 23 की। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन में जो पहला वाला हो रहा है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यानी इसमें संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये हो गया रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन में संख्या क्या है? इक्वल है। देखो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर भी क्या है? 23 है। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। अब सवाल ये है कि किसी कोशिका में कब समसूत्री होता है और कब अर्धसूत्री होता है। तो देखिए, जब ऐसी कोशिकाएं जिनको युग्मक बनाने होते हैं, युग्मक वो जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे शुक्राणु और अंडाणु, ये एक प्रकार के क्या हैं? युग्मक है। शुक्राणु को नर युग्मक कहते हो आप, अंडाणु को आप मादा युग्मक कहते हो। तो इनके निर्माण के समय कोशिकाओं में क्या हुआ होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अब जैसे सोमैटिक कोशिकाएं हैं, दैहिक कोशिकाएं हैं, अब स्किन की सेल बनानी होगी, तो स्किन की सेल कहाँ से बनेगी भैया? स्किन की पुरानी किसी सेल ने अपने आप में डिवीजन किया होगा। तो कौन सा डिवीजन किया है? कौन सा विभाजन किया है? तो वो किया होगा समसूत्री।
तो यानी शरीर के अन्य भागों की कोशिकाएं बनाना होगा तो समसूत्री विभाजन चलेगा, ठीक है। और अगर जनक कोशिका बनानी होंगी, जैसे शुक्राणु अंडाणु ये सब बनाने होंगे, तो क्या चलता है वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, कोशिका के विभाजन का। तो यानी कोशिका का विभाजन जो होता है ना वो भैया समसूत्री भी होता है, अर्धसूत्री भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत दिया गया था। वो पूछ रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोशिका सिद्धांत आखिर है क्या चीज़, कोशिका सिद्धांत क्या चीज़ है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कोशिका सिद्धांत दिया गया था। कोशिका सिद्धांत क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर समझते हैं किसने दिया था। देखिए बात कब की है भैया, बात है 1838 की। कब की बात है, 1838 की। 1838 में एक आदमी था जिसका नाम था मैथियस स्लाइडन। ये मैथियस स्लाइडन कौन थे, पहली बात तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे भैया, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन की। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन की, तो इन्होंने ये पाया कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, सभी प्लांट्स एक छोटी सी यूनिट के बने होते हैं जिनको हम सेल कहते हैं। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन में पाया, इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में पाया कि सभी पौधे किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। सभी पौधे कोशिका के बने होते हैं, ठीक है भैया। ये थी ऑब्जर्वेशन किसकी, मैथियस स्लाइडन की। अब इसके जस्ट एक साल बाद, जस्ट कितने साल बाद भैया, जस्ट एक साल बाद यानी 1839 में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान। क्या नाम था भैया उनका, उनका नाम था थियोडोर स्वान। उनका नाम था भैया थियोडोर स्वान। और थियोडोर स्वान कौन थे, ये एक बेटा ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, यानी ये क्या थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कैसे थे भैया, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत तरीके के जंतुओं का अध्ययन किया और जंतुओं के अध्ययन से ये बात कंक्लूड की कि जितने भी जंतु होते हैं ना वो सभी एक बेसिक यूनिट के बने होते हैं, यानी एक बेसिक इकाई के बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो इन्होंने किसके बारे में बात की, इन्होंने बात की जंतुओं के बारे में। इन्होंने कहा कि सभी जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। और इन्होंने एक बात और ऐड कर ली कि जो पौधे की कोशिका होती है ना वो और एक जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पौधे की कोशिका है उसमें सेल वॉल होती है और आपकी जो जंतु कोशिका है ना उसकी आउटर बाउंड्री केवल और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, उसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जंतु कोशिका के चारों ओर, जंतु कोशिका के चारों ओर केवल प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है, केवल प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है, ठीक है। जबकि अगली बात क्या कही, जबकि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है भैया, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो इन दोनों ने अपनी अपनी बातों को मिलाकर 1839 में एक थ्योरी पास कर दी। 1839 में एक थ्योरी पास कर दी और उस थ्योरी को कहा गया भैया कोशिका सिद्धांत या फिर सेल थ्योरी। इसी को क्या कहा गया, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। तो अब कौन कौन से नाम आ रहे हैं, मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान। अब इसमें आपको कहाँ दिख रहा है, स्लाइडन और स्वान, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। अच्छा, सेल थ्योरी में 1855 में एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चाउ। क्या नाम था भैया इनका, रुडोल्फ विर्चाउ,
ठीक है, इंग्लिश में विर्चाओ लिखा रहता है, हिंदी में आप कहीं पर विर्चाओ देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, देखिए इन दोनों ने ये तो बता दिया कि चाहे वो जंतु होगा चाहे वो पौधा होगा वो किसका बना होगा, वो कोशिका का बना होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया ना कि एक कोशिका कहाँ से आती है। ठीक है, एक कोशिका कहाँ से पैदा होती है। तो रुडोल्फ विर्चाउ साहब ने कहा, रुडोल्फ विर्चाउ ने एक स्टेटमेंट दिया कि ओमेनिस सेलुला ई सेलुला, ओमेनिस सेलुला ई सेलुला, ये क्या है भैया, ओमेनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि कोई नई कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही बनती है। जैसे देखो, जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोगों में एक युग्मनज होता है, ये क्या है भैया, एक युग्मनज है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, थोड़ा सा विकास होगा तो क्या बनता है, ये भ्रूण में डेवलप होता है, फिर इसका विकास होता है तो एक मानव शरीर बनता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये युग्मनज क्या है, कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है। तो अब ये गुणसूत्रों की संख्या 46 वाली कोशिका युग्मनज कहाँ से बनी, ये एक कोशिका है ना, कहीं से तो बनी होगी। तो इसको बनाने के लिए पहले से कुछ कोशिकाएं मौजूद थी, जैसे हमारे पास क्या थे, शुक्राणु थे जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 थी, हमारे पास अंडाणु था जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या थी, 23 थी। ये शुक्राणु अंडाणु दोनों मिले, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, युग्मनज बनाया। तो इस कोशिका का विकास पहले से मौजूद इन दोनों कोशिकाओं से हुआ है ना। तो ऐसे ही कोई भी नई कोशिका का विकास जो है ना, पहले से उपस्थित किसी कोशिका द्वारा ही होता है। तो इसका मतलब क्या था ओमनिस सेलुला ई सेलुला का, कि पहले से उपस्थित कोशिकाएं ही नए कोशिकाओं को क्या देती हैं, जन्म देती हैं। यानी नई कोशिका का विकास पहले से उपस्थित किसी कोशिका द्वारा होता है। ये बात किसने ऐड करी, 1855 में रुडोल्फ विर्चाउ ने ऐड करी, और कोशिका सिद्धांत को क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब बाकी के जो ऑप्शन है उसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, उनके भी कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। देखिए, ओपेन और हेल्डन द्वारा क्या किया गया था, इन्होंने जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, केमिकल एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन दी थी। ठीक, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संबंधी रासायनिक सिद्धांत किसने दिया था, ओपेरिन और हेल्डन ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इन्होंने 1831 में कोशिका में न्यूक्लियस या फिर केंद्रक की खोज की थी। वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, इन्होंने डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना, यानी डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलीय संरचना का बना होता है। ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कोशिका सिद्धांत किन पर लागू नहीं होता। तो देखिए भैया, अभी आपने देखा ये कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत तो उन पर लागू होगा ना, उन जीवों पर लागू होगा जिनमें कोशिकाएं होंगी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किन पर लागू होगा, जिनमें कोशिकाएं होंगी ना, क्योंकि ये कोशिका सिद्धांत किसके बारे में बात कर रहा है, केवल कोशिकाओं के बारे में। तो देखिए, कवक क्या होता है, कवक भी भैया एक कोशिका होती है, ये पादप कोशिका होती है, यानी ये कुछ ऐसे होती है इसकी कोशिका ये ऐसे हो गई, बाहर क्या हो गई, कोशिका भित्ति होती है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसकी देखिए, इसकी कोशिका कैसी है, ये एक पादप कोशिका जैसी होती है। ठीक है, पादप कोशिका है, लेकिन इसकी जो ये कोशिका भित्ति है ना भैया, ये बनी होती है किसकी, ये बनी होती है काइटिन की। काइटिन की क्या है, कोशिका भित्ति। काइटिन की क्या हो गई, कोशिका भित्ति हो गई। और आगे सुनिए, और बात आती है शैवाल की। तो क्या शैवाल की कोशिका भी ऐसे ही होती है, तो हाँ भैया, शैवाल की कोशिका भी पादप कोशिका के जैसी ही होती है, लेकिन इसकी जो कोशिका भित्ति है, इसकी जो कोशिका भित्ति है ना, वो बनी होती है किसकी भैया, वो बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होगी, वो बनी होती है सेलुलोज की, वो बनी होगी सेलुलोज की। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, कवक कोशिका में। कवक कोशिका में हरित लवक नहीं होता, हरित लवक नहीं होता, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें भैया हरित लवक होता है। हरित लवक होता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। और शैवाल क्या होता है भैया, ये स्वपोषी हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है। और ये आपका कवक क्या है, इसमें हरित लवक नहीं होता, तो ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करता है। तो ये क्या बन जाता है भैया, ये बन जाता है परपोषी। परपोषी यानी विषम पोषी। ठीक है, तो शैवाल क्या है, स्वपोषी है, कवक क्या है, परपोषी है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी है, काइटिन की बनी है, और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। अब चलते हैं वायरस पर। देखिए, हमारा क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, निम्न में से कौन किस पर
कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता बेटा वायरस पर, क्योंकि वायरस जो है ये नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर का मतलब ये अकोशिकीय है, यानी कोशिका है ही नहीं। जब कोशिका नहीं है तो इन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं कि जीवाणु पर क्यों लागू नहीं होता। देखो जीवाणु का मतलब होता है भैया बैक्टीरिया, ये हो गया हमारा एक बैक्टीरिया। अब क्या बैक्टीरिया के अंदर भैया कोशिका होती है? हाँ बिल्कुल होती है। बैक्टीरिया में क्या है, कोशिका है, और इसके बाहर क्या होती है, एक कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है भैया, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो इस क्वेश्चन से हमने कई सारी चीज़ें सीख ली कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवाल की किसकी बनी होती है, और आपकी जीवाणु की किसकी बनी होती है। और जीवाणु की जो कोशिका होती है ना भैया, वो कैसी होती है, वो प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है भैया, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और कवक और शैवाल क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। विषाणु तो कोई कोशिका ही नहीं है, यानी वायरस जो है वो कोई कोशिका नहीं है, उस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। अब हम लोग चलते हैं भैया पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से केंद्रक विहीन कोशिका है, यानी ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता। तो देखिए कवक कोशिका कैसी होती है भैया, अभी आपको हमने दिखाया कैसी होती है, और कवक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। वैसे ही आपकी जो शैवाल कोशिका है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, उसके अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं यूकैरियोटिक जीव। कैसे होते हैं भैया, प्रोटोजोआ कैसे होते हैं भैया, प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अब यूकैरियोटिक जीव होते हैं और जंतु कोशिका के बने हुए जीव होते हैं। और जंतु कोशिका में ऐसे केंद्रक होता है। अमीबा को देख लीजिए आप, अमीबा कुछ ऐसे होता है, उसमें भी क्या होता है, केंद्रक होता है। पैरामीशियम होते हैं, उनके भी अंदर भी क्या होता है, केंद्रक होता है। तो कुल मिला के जो भी प्रोटोजोआ हैं उनके अंदर क्या है भैया, केंद्रक पाया जाता है। अब आ जाते हैं बेटा बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया में देखिए, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसका डीएनए इसके ऐसे कोशिका द्रव में ऐसे तैरता रहता है, ठीक है। इसका डीएनए ऐसे कोशिका द्रव में तैरता रहता है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना, वो केंद्रक के अंदर पैक होता है। पैक क्यों होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए बहुत बड़ा होता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ है, उसको किसी छोटी जगह में रखना है ना, तो उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी, तो उसकी पैकिंग करनी पड़ती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है ना, थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो उसको आसानी से साइटोप्लाज्म में रख दिया जाता है। हाँ इतना है कि जिस एरिया में आपका ये डीएनए पाया जा रहा है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस एरिया को हम लोग केंद्रकाभ कह देते हैं। क्या कह दिया भैया, केंद्रकाभ, यानी इनको आपने कह दिया न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना, वो कैसी होती हैं, केंद्रक विहीन। तो बैक्टीरिया क्या है भैया, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और उसकी कोशिकाएं जो कैसी होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं। ये सारी कोशिकाएं यूकैरियोटिक है। ये यूकैरियोटिक जंतु कोशिका है, कवक और शैवाल, ये दोनों यूकैरियोटिक पादप कोशिका के बने होते हैं। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अपने छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन देखिए बहुत दमदार होने वाला है, हमको समझना है बेटा छठे क्वेश्चन की मेन बात क्या है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जीवित कोशिकाओं में रासायनिक बंध के रूप में ऊर्जा के भंडार किन अणुओं में पाए जाते हैं। यानी जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा किन अणुओं में संचित रहती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक चीज़ होता है, उनकी सेल के अंदर जो ऊर्जा स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा एटीपी क्या होता है। देखिए ऊर्जा जो संचित होती है ना, वो कहाँ होती है, एटीपी में। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी का पहली बात तो पूरा नाम समझ लीजिए। एटीपी क्या है, एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन, टी से ट्राई हो गया, पी से फॉस्फेट हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इस एटीपी में कितनी चीज़ें होती हैं, ये 3 चीज़ों का बना होता है। कितने कंपोनेंट होते हैं इसके, 3 चीज़। पहला तो इसमें क्या होगी, 5 कार्बन शुगर होती है, एक 5 कार्बन की क्या होती है, इसमें एक शर्करा होती है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है भैया, दूसरा चीज़ अगर ये ट्राइफॉस्फेट है तो इसमें होंगे 3 फॉस्फेट समूह। क्या होंगे भैया, 3 फॉस्फेट समूह होंगे। और तीसरी चीज़ इसमें क्या होती है भैया, ये जो एडेनोसिन लिखा हुआ है ना, इसमें एक होता है नाइट्रोजनी क्षारक जिसका नाम है एडेनिन। नाइट्रोजनी क्या है, एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है जिसमें क्या होते हैं, एडेनिन। नाइट्रोजनी क्षारक क्या होता है, कभी हम डीएनए पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तार से समझेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए एक नाइट्रोजनी क्षारक इसमें कौन सा होता है, एडेनिन। अब देखिए होता क्या है
कि 5 कार्बन वाली शुगर को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये हो गया उसका एक कार्बन, ये हो गया उसका दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये अच्छा एक मिनट थोड़ा यहाँ बनाते हैं ताकि पूरा स्ट्रक्चर आ जाए। ये हो गई ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और इसके ऊपर हो गया एक और कार्बन। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके इस पहले कार्बन पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा, पहले कार्बन पर क्या जुड़ा होता है? पहले कार्बन पर ये नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा होता है जिसको हम एडेनिन कहते हैं। जैसे एडेनिन इस पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर से जुड़ा, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया एडिनोसिन। अब इसको क्या कहते हो? अब इस इतने को आप क्या कह रहे हो? इस इतने को आप एडिनोसिन कह रहे हो, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है आगे। कितने फॉस्फेट हैं? 3 फॉस्फेट हैं। तो इस कार्बन से, 5वें कार्बन से एक फॉस्फेट जुड़ा, फिर यहाँ से क्या जुड़ा? दूसरा फॉस्फेट जुड़ा, फिर यहाँ से क्या जुड़ा भैया? तीसरा फॉस्फेट जुड़ा। अब इन फॉस्फेटों में देखो यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स बने हुए हैं, यहाँ पर क्या है? कुछ बॉन्ड है यानी रासायनिक बंध है। और इन्हीं बंध में क्या स्टोर है? इन्हीं बंध में स्टोर होती है आपकी ऊर्जा। इन्हीं बंध में क्या स्टोर होती है? ऊर्जा स्टोर होती है। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, इन्हीं बंध में क्या स्टोर होती है? ऊर्जा। अब मान लो अगर 3 फॉस्फेट हैं तो इसको हमने कह दिया ट्राईफॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट ऐसे निकाल दें, अब कितने फॉस्फेट हैं? 2 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट को निकाल दिया, बचे 2 फॉस्फेट, तो इसको हम लोग कहते हैं एडीपी। एडीपी मतलब ये है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट हैं, एक फॉस्फेट बाहर निकल गया, इसको आप क्या कहते हो भैया? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है एएमपी। एएमपी का मतलब है कि अगर इस फॉस्फेट को भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, बचेगा कितना? एक के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं मोनो, तो ये बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक। तो जब भी एटीपी को ऊर्जा रिलीज करना होता है तो ये फॉस्फेट्स, ये एडीपी में चेंज होता है या फिर एएमपी में चेंज होता है और ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं और यहाँ से क्या निकलती है? यहाँ से निकलती है एनर्जी, और यही एनर्जी जीव क्या करता है? इस्तेमाल करता है अपने काम को करने में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक कोश की यूकैरियोटिक जीव है, यानी हमको क्या देखना है? हमको यूकैरियोटिक कोशिका वाला एक कोश की जीव पहचानना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक तरीके का शैवाल है, ठीक है। अब शैवाल है तो शैवाल की कोशिकाएं कैसी होती हैं भैया? शैवाल की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं, ठीक है। और शैवाल, ये शैवाल कैसा है भैया? ये है एक कोश की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है विब्रियो कॉलरी। ये क्या है? एक तरीके का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का मतलब एक तरीके का क्या है? जीवाणु है, जो क्या करता है? कॉलरा जैसा रोग पैदा करता है। जो क्या पैदा करता है? कॉलरा जैसा रोग पैदा करता है। अगला है हमारा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या है? ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया है। ये भी क्या है? एक तरीके का बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है टाइफाइड रोग। टाइफाइड बुखार आता है आप लोगों को, वह टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अब आते हैं माइकोप्लाज्म पर। माइकोप्लाज्म में क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं काउंट होता, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका भैया माइकोप्लाज्म है। कौन है? माइकोप्लाज्म। इसका साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोन होता है। कितना होता है भैया? 0.3। ये क्या है? ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या है भैया? ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई भैया। तो इसी तरीके से हमने किए 7 क्वेश्चन। इन 7 क्वेश्चंस के थ्रू हमने सीख लिए हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू हम लोग आगे के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, जहाँ से कुछ अच्छे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।